so that I may start the session. Okay. Good morning to everyone. A very good morning to everyone. We begin today's session on Section 9 of the Income Tax Act. And for that purpose, I am sharing the file with you all. So I hope that all of you can see the file that is being displayed right now. Before you all. So we were doing Section 9, and we had come to a place where we have to do a clause or subsection clause where it says that income from royalty in certain conditions will be considered to be the income deemed to accrue or arise in India. But before that, एक भूमिका के रूप में मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि सेक्शन 9 में अभी तक हमने क्या पढ़ा है उसको थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करता हूं। हमने पढ़ा है कि जो इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया होती हैं उसमें सबसे पहले वो इनकमें होती हैं जो कि किसी बिजनेस कनेक्शन, इंडिया में किसी बिजनेस कनेक्शन से अक्रू या अराइज होती हैं, या किसी इंडिया में प्रॉपर्टी से अक्रू या अराइज होती हैं, या फिर किसी इंडिया में किसी एसेट से अक्रू या अराइज होती हैं, या इंडिया में किसी इनकम के आय के स्रोत से अक्रू या अराइज होती हैं, और या फिर वो किसी कैपिटल एसेट के ट्रांसफर होने से अक्रू या अराइज होती हैं जो कैपिटल एसेट भारत में सिचुएटेड है। और यदि कोई ऐसा बिजनेस है जिसके सारे ऑपरेशन इंडिया में नहीं हो रहे हैं तो इस क्लॉज के तहत जो इनकम डीम्ड टू अक्रू या अराइज इन इंडिया होगी वो उतनी इनकम होगी जो रीजनेबली इनका इंडिया के बाहर के ऑपरेशंस के संबंध में एट्रीब्यूट नहीं की जा सकती हो। कहने मतलब कि इंडिया में होने वाले ऑपरेशंस से जो इनकम होती है जो रीजनेबली मानी जा सकती है उस तरह के बिजनेस कनेक्शन से इंडिया में जो इनकम अक्रू या अराइज होती है वही डीम्ड टू अक्रू या अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। और हमने पढ़ा था कि नॉन रेजिडेंट अगर कोई है और वो अगर गुड्स परचेज करता है एक्सपोर्ट के लिए तो उसकी कोई भी इनकम डीम्ड टू अक्रू या अराइज इन इंडिया इसलिए नहीं मानी जाएगी कि वो अगर केवल एक्सपोर्ट के लिए गुड्स परचेज कर रहा है तो उन गुड्स से संबंधित इनकम जो है वो डीम्ड टू अक्रू या अराइज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी क्योंकि वो अपना माल एक्सपोर्ट कर रहा है। और अगर इसी तरह से एक नॉन रेजिडेंट है जो कि न्यूज़पेपर, मैगजीन या जर्नल का या न्यूज़ एजेंसी रन करने का काम करता है और वो केवल भारत से न्यूज़ और व्यूज़ इकट्ठा करता है जिससे उन इंडिया से बाहर ट्रांसमिट कर दे, तो ऐसे कंडीशन में भी जो इनकम अक्रू या अराइज उसकी इंडिया में नहीं मानी जाएगी उन ऑपरेशन से जहां पे वो केवल न्यूज़ और व्यूज़ का इंडिया में कलेक्ट करके और इंडिया से बाहर उनको ट्रांसमिट कर रहा है। और इसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और वो अगर सिटीजन नहीं है इंडिया का, यानी फॉरेन सिटीजन है
या कोई फर्म है जिसका कोई भी पार्टनर भारत का नागरिक नहीं है या रेसिडेंट नहीं है, या या वो फर्म कंपनी नहीं है, या उसका कोई पार्टनर रेजिडेंट नहीं है इंडिया का, या फिर कोई कंपनी जिसका कोई भी शेयर होल्डर जो है भारत का नागरिक नहीं है या रेजिडेंट नहीं है इंडिया में, तो ऐसे केस में जो जो नॉन रेजिडेंट होते हैं या नॉन रेजिडेंट फर्म या कंपनी होती है जिनका कोई भी मेंबर भारत का नागरिक नहीं होता है, ना रेजिडेंट होता है इंडिया का, अगर ऐसी कंपनी कोई इंडिया में शूटिंग करने के लिए आती है, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म शूट करने आती है, तो उन ऑपरेशन से, फिल्म की शूटिंग के ऑपरेशन से अगर कोई इनकम अराइज होती है इंडिया में, तो इंडिया में डीम टू अक्रू अराइज होना उसका नहीं माना जाएगा। और इसी प्रकार से कोई अगर फॉरेन कंपनी भी जो कि डायमंड को माइन करने के बिजनेस में है, तो ऐसी फॉरेन कंपनी अगर कोई डिस्प्ले करती है बिना कटे हुए और बिना वर्गीकृत किए हुए डायमंड्स को एक ऐसे स्पेशल जोन में जिसको कि केंद्र सरकार के द्वारा नोटिफाई किया गया है ऑफिशियल गैजेट में, इस बिहाफ में या इस वजह से, तो इस वजह से कि वो इस सब क्लॉज के तहत इसको नोटिफाई किया गया है, तो ऐसे केस में उससे जो उस ऑपरेशन से जो इनकम या अक्रू या राइज होगी वो डीम टू अक्रू या राइज इन नहीं मानी जाती है। और उसके बाद हमने एक्सप्लेनेशन 2 में पढ़ा था कि जो शब्द बिजनेस कनेक्शन यूज किया गया है क्लॉज 1 में, उसमें वो सारी बिजनेस एक्टिविटी शामिल होगी जो किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से कराई जा रही है। एक तो साफ तौर पे अगर बिजनेस कनेक्शन है तब तो कोई बात ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया बिल्कुल सपाट है, साफ है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां जहां कुछ प्रॉब्लम आती है वहां के लिए एक्सप्लेनेशन डाला जाता है एक्ट में, तो इसलिए यहाँ साफ किया जा रहा है एक्सप्लेनेशन 2 में कि अगर कोई बिजनेस कनेक्शन है, बिजनेस कनेक्शन शब्द के अंतर्गत वो बिजनेस एक्टिविटी भी शामिल होगी जो किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से कराई जाती है या किसी ऐसे व्यक्ति में से कराई जाती है जो कि उस नॉन रेजिडेंट के, जो किसी नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे काम कर रहा है, और वो भारत में एक अथॉरिटी एक्सरसाइज करता है कि उस नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कर सकता है, या उसकी हैबिट में है कि वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करता है या हैबिचुअली मुख्य रोल अदा करता है कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में उस नॉन रेजिडेंट के द्वारा। और जो कॉन्ट्रैक्ट जो है उस नॉन रेजिडेंट के नाम पे होते हैं, या फिर उन कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई उस नॉन रेजिडेंट की कोई ओनरशिप ट्रांसफर हो रही होती है प्रॉपर्टी की, या कोई राइट टू यूज ट्रांसफर हो रहा होता है उस प्रॉपर्टी पे, या कोई सर्विसेज का प्रावधान होता है जो नॉन रेजिडेंट प्रोवाइड करेगा, तो इस संबंध में इस तरह के जो भी कॉन्ट्रैक्ट वो हैबिचुअली कंक्लूड कर सकता है या उसके पास अथॉरिटी होती है करने की, और उस माध्यम से उससे काम करवाया जा रहा है नॉन रेजिडेंट के द्वारा, उसके माध्यम से काम कराया जा रहा है, तो वो भी एक बिजनेस कनेक्शन के परिभाषा में आएगा। उसके बाद यह है कि अगर उसके पास अथॉरिटी नहीं भी है लेकिन फिर भी वो, उसकी हैबिट है कि एक स्टॉक रखता है गुड्स का या मर्चेंडाइज का, जिससे वो नियमित रूप से गुड्स या मर्चेंडाइज को डिलीवर करता है नॉन रेजिडेंट की तरफ से, या उसकी आदत में ये है कि वो ऑर्डर सिक्योर करता है, ऑर्डर प्राप्त करता है, या तो मुख्यतः या फिर पूरी तरह से उसी नॉन रेजिडेंट के लिए, या उस नॉन रेजिडेंट के लिए और दूसरे भी नॉन रेजिडेंट्स के लिए जो उसको कंट्रोल कर रहे हैं या उसके द्वारा कंट्रोल्ड हैं, या वो सारे नॉन रेजिडेंट्स और वो खुद एक एक ही कॉमन कंट्रोल के तहत हैं,
नॉन रेजिडेंट्स के ग्रुप के लिए अगर वो ऑर्डर सिक्योर कर रहा है तो भी उससे जो प्राप्त इनकम है उन नॉन रेजिडेंट को जो प्राप्त होगी इनकम, वो इनकम डीम टू अक्रू या राइज इन इंडिया मानी जाएगी। और एक और बात इसके बाद साफ कर दी गई थी कि जो बिजनेस कनेक्शन शब्द है उसमें वो ब्रोकर, जनरल कमीशन एजेंट और वो एजेंट नहीं आते हैं जिनका कोई इंडिपेंडेंट स्टेटस होता है ब्रोकर, जनरल कमीशन एजेंट या एजेंट के रूप में। तो अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ही एक ब्रोकर एक अपने इंडिपेंडेंट स्टेटस के रूप में ही और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ही ब्रोकर, जनरल कमीशन एजेंट और एनी अदर एजेंट का काम कर रहे हैं, जो कि किसी एक आदमी के लिए काम नहीं कर रहे हैं बल्कि सभी लोगों के लिए वो ब्रोकर वगैरह का काम करते हैं। लेकिन उसके बाद ये भी क्लियर कर दिया गया था कि अगर लेकिन वो ब्रोकर, जनरल कमीशन एजेंट, अगर कोई भी एजेंट हो, वो मुख्यतः या पूरी तरह से एक रेजिडेंट के लिए काम करता है या नॉन रेजिडेंट के ग्रुप के लिए काम करता है जो कॉमन कंट्रोल में है, या आपस में एक दूसरे को कंट्रोल करने वाले ग्रुप के लिए ही अगर वो काम कर रहा है, तो ये नहीं माना जा सकता है कि वो कोई इंडिपेंडेंट स्टेटस का ब्रोकर है। यानी उस केस में उससे जो भी बिजनेस प्राप्त किया जाएगा वो इनकम डीम टू अक्रू या राइज इन इंडिया हो जाएगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 2A में ये कहा गया था कि संदेहों को हटाने के लिए कहा गया था कि सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस अगर किसी नॉन रेजिडेंट के इंडिया में है तो वो भी बिजनेस कनेक्शन में आएगा। एक महत्वपूर्ण आर्थिक मौजूदगी अगर है, प्रेजेंस का मतलब होता है मौजूदगी, और अगर आर्थिक मौजूदगी महत्वपूर्ण है किसी नॉन रेजिडेंट की भारत में, वो भी बिजनेस कनेक्शन में आएगा। और इस पर्पस के लिए सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस को और एक्सप्लेन करते हुए ये कहा गया था यदि कोई व्यक्ति गुड्स, सर्विसेज या ट्रांजैक्शन करता है जिसमें कि जिसमें शामिल हैं डाउनलोड ऑफ डेटा और सॉफ्टवेयर इन इंडिया, यदि कि जितने पेमेंट्स एग्रीगेट उसको हो रहे हैं ऐसे ट्रांजैक्शन से, वो एक प्रिस्क्राइब राशि से अगर ऊपर के ट्रांजैक्शंस हैं तो वो ट्रांजैक्शन भी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस में आएगा। और उसके बाद ये कहा गया है कि अगर वो सिस्टमैटिक रूप से लगातार बिजनेस सॉलिसिट कर रहा है या प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ यूजर्स के साथ एंगेज कर रहा है डिजिटल मींस से, तो ऐसे केस में भी जो भी इनकम उसको अराइज होगी वो भी इनकम डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया होगी। और उसके बाद ये कहा गया था बशर्ते ये कि जो ट्रांजैक्शन या एक्टिविटीज हैं सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस में आती हैं, भले ही वो उसके लिए कोई एग्रीमेंट हो चाहे ना हो, भारत में किया गया एग्रीमेंट हो चाहे ना हो, और चाहे उस नॉन रेजिडेंट का कोई रेजिडेंस इंडिया में हो चाहे ना हो, या उनका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो चाहे ना हो, और भले ही वो नॉन रेजिडेंट इंडिया में सर्विस दे रहा हो चाहे ना भी दे रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उसके बावजूद अगर वो प्रेस्क्राइब्ड नंबर ऑफ यूजर्स के साथ इंटरेक्ट करता है, एंगेज करता है, या बिजनेस लगातार और कंटिन्यूस बेसिस पे सॉलिसिट करता है, प्राप्त करने की कोशिश करता है, मांगता है, यानी एक तरह से एडवर्टीजमेंट जो भी करता है, और वो कोई भी गुड सर्विसेज या प्रॉपर्टी में ट्रांजैक्शन करता है भारत में, और जिसमें कि उन ट्रांजैक्शंस में सॉफ्टवेयर का डाउनलोड वगैरह भी शामिल हो सकता है, अगर वो ट्रांजैक्शन उसके प्रेस्क्राइब्ड मात्रा से ज़्यादा पेमेंट के हैं तो भी वो उसकी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में मानी जाती है। और उसके बाद ये कहा गया था कि लेकिन अगर उसका पूरा इंडिया में नहीं हो रहा है, कुछ बाहर भी हो रहा है, तो उसके प्रोपोर्शन में जितना काम इंडिया में उसका हो रहा है, जितना इंडिया के से एंगेज कर रहा है वो, उस प्रोपोर्शन में ही उसकी इनकम डीम टू अक्रू या राइज इन इंडिया मानी जाएगी। उसके बाद ये कहा गया था कि अगर वो किसी और व्यक्ति के माध्यम से भी काम करता है, उसमें भी उस व्यक्ति के माध्यम से जितना बिजनेस उसको प्राप्त हो रहा है उतना ही डीम टू अक्रू या राइज इन इंडिया माना जाएगा। और उसके
बाद ये क्लैरिफाई किया गया था कि जो थ्रू वर्ड यूज किया गया जगह जगह, थ्रू वर्ड के लिए बाय मीन्स ऑफ या इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ या बाय रीजन ऑफ शब्द भी उसमें शामिल हैं। और उसके बाद एक्सप्लेनेशन 5 में कहा गया था कि अगर जो भी एसेट है जो जिससे इनकम प्राप्त हो रही है, या अगर कैपिटल एसेट है जिसके ट्रांसफर से इनकम प्राप्त हो रही है, वो अगर कोई शेयर है या किसी कंपनी में या किसी एंटिटी में अगर वो इंटरेस्ट है, जो एंटिटी या कंपनी इंडिया से बाहर रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड है, तो ये देखने के लिए कि वो एसेट जो है वो इंडिया में है कि नहीं, ये पता लगाने के लिए ये देखना जरूरी है कि जो एसेट की वैल्यू है वो सब्सटैंशियली, यानी कि पर्याप्त मात्रा में, भरपूर मात्रा में जो इंडिया में एसेट्स लोकेटेड है उस कंपनी या एंटिटी के, उससे डिराइव हो रही कि नहीं हो रही है। अगर उस कंपनी के एसेट्स भरपूर मात्रा में इंडिया में है तो ये माना जा सकता है कि वो जो शेयर है वो वो भी ऐसा शेयर है जिससे कि डिराइव्ड इनकम जो है वो इनकम डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया कही जाएगी। और उसके बाद ये कहा गया था कि जो लोग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ये 2012 और 15 के बीच में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो थे वो भारत में रजिस्टर होते थे, और जो नॉन रेजिडेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास निवेश करते थे, वो निवेश इस सेक्शन से बाहर कर दिया गया था। और उन फॉरेन उन उन नॉन रेजिडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास इन्वेस्ट करते हैं, जिससे भारत को इन्वेस्टमेंट प्राप्त होता है। और 2015 के बाद जो है ये जो प्रक्रिया है ये सेबी एक्ट में लाई गई थी, जिसमें कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर रेगुलेशंस बनाए गए थे, जिसमें अब जो इन्वेस्टमेंट आता है इंडिया से बाहर से नॉन रेजिडेंट का, वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के रूप में आता है। और अब उसका सुपरविजन इनकम टैक्स के एक्ट के तहत नहीं होता, तो इसलिए उसमें भी जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसको भी इस प्रक्रिया से, इस सेक्शन 9 के प्रक्रिया से डीम टू अप्रूव अराइज इन इंडिया से बाहर रखा गया है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 6 ने कहा था कि यदि हमें यह तय करना हो कि कोई शेयर या इंटरेस्ट जो है वो सब्सटैंशियली उन एसेट से है कि नहीं है जो इंडिया में लोकेटेड है, ये बात तय करनी हो, तो हमको देखना पड़ेगा कि स्पेसिफाइड डेट पर उन एसेट्स की वैल्यू 10 करोड़ से ज़्यादा है कि नहीं है। और दूसरा ये भी देखना पड़ेगा कि कम से कम 50% जो वैल्यू है उस कंपनी या एंटिटी की सारे एसेट्स की वैल्यू वो इंडिया में है कि नहीं है। और उसके बाद स्पेसिफाइड डेट पर ये चेक करने के लिए कि वैल्यू क्या है, वो फेयर मार्केट वैल्यू देखना पड़ेगा, और उससे संबंधित लायबिलिटीज को बिना घटाए हुए जो भी फेयर मार्केट वैल्यू उस एसेट की है वो देखना पड़ेगा। उसके बाद अकाउंटिंग पीरियड में जिसमें वो देखना था एसेट की वैल्यू को, उसको थोड़ा सा डिफाइन किया गया था डिटेल में, जिसको हमने डिस्कस कर चुके हैं। और स्पेसिफाइड डेट को भी अलग से डिफाइन किया गया था। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 7 आया था, और एक्सप्लेनेशन 7 में कहा गया था कि यदि कोई एक नॉन रेजिडेंट है, वो भारत से बाहर किसी शेयर को या इंटरेस्ट को ट्रांसफर करता है एक ऐसी कंपनी में या किसी ऐसे एंटिटी में जिसका जिसको रजिस्टर किया गया है या इनकॉर्पोरेट किया गया है इंडिया से बाहर, तो उससे जो इनकम डिराइव होती है वो इनकम डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया नहीं मानी जाती है। उसके बाद यदि कम नहीं मानी जाती है जब अगर ऐसी कंपनी या एंटिटी डायरेक्टली ओन करती है एसेट्स को जो इंडिया में सिचुएटेड है, और जो ट्रांसफरर है यानी जो शेयर को ट्रांसफर कर रहा है, क्या वो इकलौते ट्रांसफर कर रहा हो या अपने एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के साथ मिल के ट्रांसफर कर रहा हो, और वो ट्रांसफर
जब उसने किया तो उसी भी टाइम 12 महीने में उसके पहले ना तो वो जो इंडियन कंपनी एंटिटी है, जो व्यक्ति ट्रांसफर कर रहा है उस कंपनी एंटिटी में उसका कोई मैनेजमेंट या कंट्रोल का राइट नहीं है, ना ही उसके पास 5% से ज्यादा का वोटिंग पावर या 5% से ज्यादा का शेयर कैपिटल उस कंपनी में अगर है तो इसमें ये जो इनकम जो डिराइव होगी वो डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। और इसी तरह से आगे भी कहा गया था कि यदि ऐसी कंपनी या एंटिटी जो है डायरेक्टली ओन नहीं करती है और इनडायरेक्टली एसेट्स इंडिया में एसेट्स को ओन करती है, और जो ट्रांसफर है वो 12 डेट ऑफ ट्रांसफर से 12 महीने पहले, और जो ट्रांसफर है वो किसी भी समय उस 12 महीने के पीरियड में जो कि डेट ऑफ ट्रांसफर से पहले है, ना तो वो राइट ऑफ मैनेजमेंट या कंट्रोल होल्ड करता है उस कंपनी में, ना ही उसके 5% से ज्यादा का उसके पास उसमें पावर है, तो ऐसे कंडीशन में भी वो डीम टू अक्रू या राइज इन इंडिया में नहीं माना जाएगा उससे जो प्राप्त इनकम होगी। और इसके बाद ये कहा गया था कि बी में एक्सप्लेनेशन 7 के बी में कहा गया था कि ऐसे केस में जहां पर सारे के सारे जो एसेट्स हैं जो कि कोई कंपनी या कोई एंटिटी जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ओन करती है और वो एसेट्स जो हैं वो इंडिया में नहीं, तो जो इनकम है नॉन रेजिडेंट ट्रांसफर की, जो नॉन रेजिडेंट ट्रांसफर कर रहा है अपने शेयर्स को ऐसी कंपनी में, आउटसाइड इंडिया ट्रांसफर कर रहा है, तो ऐसे कंपनी में आउटसाइड इंडिया ट्रांसफर कर रहा है तो आ, उतनी ही इनकम जो है उसकी जितनी की इंडिया में लोकेटेड एसेट्स को एट्रीब्यूटेबल है, उतनी ही इनकम जो है डीम टू अक्रू या राइज इंडिया में मानी जाएगी और उससे ज्यादा नहीं। और उसके बाद एसोसिएटेड एंटरप्राइज, जो वर्ड यूज यहाँ पे किया गया यानी कि संबंधित या मिले जुले एंटरप्राइज, और उनके लिए जो मीनिंग ग्रहण किया गया था एसोसिएटेड एंटरप्राइज वर्ड का, वो सेक्शन 92A से ग्रहण किया गया था। तो चूंकि सेक्शन 92A से एसोसिएटेड एंटरप्राइज वर्ड का मीनिंग ग्रहण किया गया था, इसलिए हम सेक्शन 92A को एक बार देख लेते हैं। और सेक्शन 92A कहता है कि इस सेक्शन के पर्पज से, यानी कि 92A सेक्शन के पर्पज से और कुछ दूसरे सेक्शंस के पर्पज से, एसोसिएटेड एंटरप्राइज वर्ड जो है इन रिलेशन टू अनदर एंटरप्राइज, एक और एंटरप्राइज के रिलेशन में, उसका मतलब यह है इट मीन्स एन एंटरप्राइज which participates directly or indirectly or through one or more of its intermediaries in the management or control or capital of the other enterprise। ये एक ऐसा एंटरप्राइज जो कि या तो डायरेक्टली खुद या इनडायरेक्टली या अपने किसी भी इंटरमीडिएट यानी बीच वाले किसी बिचौलियों के माध्यम से किसी और एंटरप्राइज के मैनेजमेंट या कंट्रोल में भाग ले रहा है, और in respect of which one or more persons who participate directly or indirectly or through one or more intermediaries in its management or control or capital are the same persons who participate directly or indirectly or through one or more intermediaries in the management or control or capital of the other enterprise। और एक ऐसा एंटरप्राइज जिसके रिस्पेक्ट में एक या ज्यादा लोग जो कि उसके मैनेजमेंट और कंट्रोल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या उसके कैपिटल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो वही लोग हैं जो कि किसी और एंटरप्राइज के मैनेजमेंट या कंट्रोल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या अपने किसी भी बिचौलियों के माध्यम से भी पार्टिसिपेट कर रहे हों।
तो या तो वो एंटरप्राइज सीधे पार्टिसिपेट करती है या कुछ लोग हैं, पर्सन्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। और फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 1(2) एंटरप्राइजेज शैल बी डीम्ड टू बी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज। दो एंटरप्राइजेज को ये मान लिया जाएगा कि आपस में जुड़ी हुई हैं, यानी एसोसिएटेड हैं। If at any time during the previous year one enterprise holds directly or indirectly the shares carrying not less than 26% of the voting power, जहां पर एक एंटरप्राइज जो है वो 26% से कम नहीं, यानी 26% या उससे ऊपर का वोटिंग पावर दूसरे एंटरप्राइज में होल्ड कर रही है, चाहे डायरेक्टली होल्ड कर रही हो या फिर इनडायरेक्टली होल्ड कर रही हो, या फिर वो दो एंटरप्राइज एसोसिएटेड एंटरप्राइज तब डीम किए जाएंगे, तब मान लिए जाएंगे जब कोई भी पर्सन या कोई एंटरप्राइज होल्ड करे ऐसे शेयर्स को जो कि 26% से ऊपर के वोटिंग पावर, 26% या उससे ऊपर का वोटिंग पावर रखते हैं प्रत्येक ऐसे एंटरप्राइज में। और उसके बाद ये कहा गया सी में कि दो एंटरप्राइज डीम्ड टू बी एसोसिएटेड एंटरप्राइज, यहाँ पर डीम्ड टू बी एसोसिएटेड एंटरप्राइज वर्ड को डिफाइन किया जा रहा है, तब मानी जाएंगी जब जब एक एंटरप्राइज लोन एडवांस करेगी, लोन एडवांस बाय वन एंटरप्राइज constitutes not less than 51% of the book value of the total assets of the other enterprise। जो लोन दिया गया है एक एंटरप्राइज द्वारा दूसरे एंटरप्राइज को, वो उस एंटरप्राइज के या दूसरे एंटरप्राइज के कुल मिला के एसेट्स की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो वैल्यू है उसका 51% से कम नहीं है। यानी कि इतना पैसा लोन के रूप में दूसरे एंटरप्राइज को दे दिया गया है जो उसके एसेट्स की बुक वैल्यू का 51% या उससे ज्यादा है, तो भी वो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस कही जाएंगी दोनों एंटरप्राइजेस। या फिर एक एंटरप्राइज ये गारंटी करती है कि 5% या उससे ऊपर की जो कुल बोरिंग्स है दूसरे एंटरप्राइज की, यानी दूसरी एंटरप्राइज अगर जो भी बोरिंग करता है यानी लोन लेता है उसको ये पहली वाली एंटरप्राइज गारंटी अगर करती है 10% कुल बोरिंग्स में से उनको गारंटी करती है, तो भी वो एसोसिएटेड एंटरप्राइज मानी जाती हैं। More than half of the board of directors or members of the governing board or one or more executive directors or executive members of the governing board of one enterprise are appointed by the other enterprise। जहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के आधे से ज्यादा या गवर्निंग बोर्ड के मेंबर्स से आधे से ज्यादा या एक या ज्यादा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स या गवर्निंग बोर्ड का एक से ज्यादा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स किसी भी एक एंटरप्राइज के दूसरी एंटरप्राइज अपॉइंट कर रही है, तो भी वो एसोसिएटेड एंटरप्राइज मानी जाएंगी। एंटरप्राइज शब्द जो है एंटरप्रेन्योर शब्द से निकल के आता है और इसका अर्थ ये होता है कि कोई भी ऐसी कंसर्न या एंटिटी जो कि ऐसा कार्य कर रही है जिसमें थोड़ा खतरा भी है और थोड़ा रोमांच भी है, कोई नयापन भी है, और बेसिकली वो एक बिजनेस एंटरप्राइज होगी जो कि पैसा प्रॉफिट करने की कोशिश कर रही है अपने कार्यों से। तो एंटरप्राइज काफी वाइड मीनिंग का टर्म है। तो दो एंटरप्राइज आपस में एसोसिएटेड कब मानी जाती है, ये हम पढ़ रहे हैं, और ये बात जो है सेक्शन 92A में डिफाइन की गई है। और आगे इसके साथ बढ़ते हैं कि दो एंटरप्राइज कब एसोसिएटेड मानी जाती हैं। The manufacturing or more than half of the directors or members of the governing board or one or more of the executive directors or members of the governing board of each of the two enterprises are appointed by the same person or persons। जहां पे दोनों एंटरप्राइजेस के आधे से ज्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या आधे से ज्यादा गवर्निंग बोर्ड के मेंबर्स या एक से ज्यादा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या एक से ज्यादा गवर्निंग बोर्ड के मेंबर्स को एक ही व्यक्ति या एक ही सेट ऑफ व्यक्ति जो है सेम पर्सन या पर्सन अपॉइंट करते हैं,
तो जहां पर सेम पर्सन दोनों के यहाँ अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, तो वो वहां भी वो दो एंटरप्राइज जो है उनके इन मेंबर्स और डायरेक्टर्स को इस प्रकार से अपॉइंट किया जा रहा है, वो एसोसिएटेड एंटरप्राइज मानी जाएंगी। उसके बाद the manufacturing or processing of goods or articles or business carried out by one enterprise is wholly dependent on the use of the know-how, patent, copyright, trademark, licenses, franchises, or commercial right of similar nature, or any data documentation, drawing, or specification relating to any patent, invention, model, design, secret formula, or process of which the other enterprise is the owner, or in respect of which the other enterprise has exclusive rights. जहां पर एक एंटरप्राइज जो है, जो अदर एंटरप्राइज है, वो ओनर है पेटेंट, कॉपीराइट इत्यादि के, या उन ड्राइंग डॉक्यूमेंटेशन के या सीक्रेट फॉर्मूला के, जिसका इस्तेमाल दूसरी एंटरप्राइज अपने मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग में कर रही है गुड्स और आर्टिकल्स के, और इसी तरह से जहां पर वो जो दूसरी एंटरप्राइज है उसके पास एक्सक्लूसिव राइट है, इकलौते राइट है, जिनका इस्तेमाल करके ही मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग का काम हो सकता है दूसरी एंटरप्राइज के द्वारा, तो वो भी क्लियर नहीं है, एंटरप्राइज भी जुड़ी हुई और मिली जुली एंटरप्राइज मानी जाएंगी। इन केस कोई अगर वीडियोस या ऑडियोज ऑन है उनको बंद कर दीजिए, सो दैट वॉइस कम्स मोर क्लियर। जहां पर ब्रेक होगा, that would get available to you in the video also, but still it is requested, मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज switch off all the mute all the mics and switch off all the videos, and I would also request the participant to do so. उसके बाद आते हैं कि दो एंटरप्राइज एसोसिएटेड एंटरप्राइज कब मानी जाती हैं। उसमें यहाँ पे क्लॉज एच आ रहा है, और क्लॉज एच ये कहता है कि 90% or more of the raw materials and consumables which are required for the manufacture or processing of the goods or articles carried out by one enterprise are supplied by the other enterprise or by persons specified by the other enterprise, and the prices and other conditions relating to the supply are influenced by such other enterprise। जहां पर एक एंटरप्राइज को जो रॉ मटेरियल या कंज्यूमेबल की आवश्यकता होती है अपने मैन्युफैक्चरिंग या गुड्स या आर्टिकल्स के प्रोसेसिंग के काम में, जो कि वो एंटरप्राइज अपना जो काम चला रही है उसके लिए अगर उसको रॉ मटेरियल और कंज्यूमेबल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो दूसरी एंटरप्राइज प्रोवाइड कर रही है, कितना प्रोवाइड कर रही है? 90% और मोर, यानी जहां एक एंटरप्राइज को जितना रॉ मटेरियल या जितना कंज्यूमेबल्स की आवश्यकता है उसके 90% की हद तक के जो रॉ मटेरियल्स या कंज्यूमेबल्स वो दूसरी एंटरप्राइज प्रोवाइड कर रही है, या फिर ऐसे व्यक्ति प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि दूसरे एंटरप्राइज के द्वारा स्पेसिफाइड है कि यही व्यक्ति रॉ मटेरियल्स या कंज्यूमेबल 90% सप्लाई करेंगे, और जो भी प्राइसेस या कंडीशंस हैं सप्लाई से रिलेटेड उस पर भी वो दूसरी एंटरप्राइज का ही प्रभाव है, तो ऐसी कंडीशन में भी जो दोनों एंटरप्राइज हैं वो एसोसिएटेड एंटरप्राइज कही जाएंगी। उसके बाद आई सब क्लॉज है, आई क्लॉज है, वो कहता है द गुड्स और आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोसेस्ड बाय वन एंटरप्राइज are sold to the other enterprise or to the person specified by the other enterprise, and the prices and other conditions relating thereto are influenced by such other enterprise। यानी जहां पर जो भी मैन्युफैक्चरिंग के गुड्स या आर्टिकल्स एक एंटरप्राइज मैन्युफैक्चर कर रही है या प्रोसेस करके बना रही है, वो आर्टिकल्स जो हैं वो बेचे जाते हैं दूसरे एंटरप्राइज को भी, या ऐसे लोगों को बेचे जाते हैं जो कि दूसरे एंटरप्राइज स्पेसिफाई कर रही है कि इनको ही बेचना है,
एंड उसके अलावा जो प्राइसेस हैं, जो कंडीशंस है बेचने के, भी दूसरी एंटरप्राइज प्रभावित कर रही है, तो भी ये दोनों एंटरप्राइज एसोसिएटेड एंटरप्राइज मानी जाएंगी। जे क्लॉज कहता है कि वेयर वन एंटरप्राइज इज कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल, एंटरप्राइज इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय सच इंडिविजुअल और इज रिलेटिव और जॉइंटली बाय सच इंडिविजुअल एंड रिलेटिव ऑफ सच इंडिविजुअल। यानी जहां पर एक एंटरप्राइज का कंट्रोल एक इंडिविजुअल के हाथ में है, तो दूसरे एंटरप्राइज भी उसी इंडिविजुअल के द्वारा कंट्रोल की जाती है, या फिर उस इंडिविजुअल के किसी रिलेटिव के द्वारा कंट्रोल की जाती है। और रिलेटिव का जो डेफिनेशन है ये आगे आएगा। या फिर जॉइंटली उस इंडिविजुअल और उस रिलेटिव के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, अगर दोनों ही एंटरप्राइज एक तरीके से, एक एंटरप्राइज एक इंडिविजुअल के द्वारा कंट्रोल की जा रही है, दूसरे उसके द्वारा या उसके किसी रिलेटिव या रिलेटिव के साथ मिलकर कंट्रोल की जा रही है, तो भी वो एसोसिएटेड एंटरप्राइज है। और क्लॉज के कहता है कि वेयर वन एंटरप्राइज इज कंट्रोल्ड बाय अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, द अदर एंटरप्राइज इज कंट्रोल्ड बाय अ मेंबर ऑफ सच हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली or by a relative of a member of such Hindu undivided family or jointly by and his relative। जहां भी एक एंटरप्राइज किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के द्वारा कंट्रोल की जाती है और जो दूसरी एंटरप्राइज है वो किसी भी उसी उसी HUF के मेंबर के द्वारा कंट्रोल की जाती है, या उस मेंबर के किसी रिलेटिव के द्वारा कंट्रोल की जाती है, या फिर वो मेंबर और रिलेटिव मिलकर उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस तरह की जो दो एंटरप्राइज हैं, जो कि एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के कंट्रोल में, दूसरे उनके मेंबर या उनके किसी रिलेटिव के कंट्रोल में है, वो भी एसोसिएटेड एंटरप्राइज मानी जाएंगी। और उसके बाद है कि वेयर वन एंटरप्राइज इज अ फॉर्म एसोसिएशन ऑफ पर्संस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, अदर एंटरप्राइज होल्ड्स नॉट लेस देन 10% इंटरेस्ट इन सच फॉर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। यदि एक एंटरप्राइज की एक फर्म है, और जब हम फर्म शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको ये पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि ये प्रोप्राइटरी फर्म की बात यहाँ नहीं होती है। जैसा कि फर्म को डिफाइन किया गया है कि वो फर्म जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में डिफाइंड है, या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में है, इसको फर्म की परिभाषा में धारा 2 में, सेक्शन 2 में इंट्रोड्यूस किया गया है, डिफाइन किया गया है। फर्म का मतलब वही फर्म होगी एंड नॉट अ प्रोप्राइटरशिप फर्म। और जहां पर एक एंटरप्राइज एक फर्म है, या AOP है, या बॉडी ऑफ BOI है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, तो जो दूसरी एंटरप्राइज जो है उसमें 10% या उससे ज्यादा का इंटरेस्ट अगर होल्ड करती है, तो वो एंटरप्राइजेज एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज मानी जाएंगी। और उसके बाद M क्लॉज ये कहता है कि देयर एग्जिस्ट बिटवीन द टू रिलेशन ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, अगर दोनों एंटरप्राइजेज के बीच में एक ऐसा रिश्ता है जो कि आपसी इंटरेस्ट का रिश्ता है, जैसा कि आपसी इंटरेस्ट, म्यूचुअल इंटरेस्ट प्रेस्क्राइब किया गया है। प्रेस्क्राइब मींस प्रेस्क्राइब बाय द रूल। अगर कोई भी प्रेस्क्राइब रिश्ता उनके बीच में है इसके अलावा, तो भी वो एंटरप्राइजेज एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज मानी जाएंगी। तो ये जो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज की डेफिनेशन है, ये यहाँ पे क्लॉज C के पर्पज से इंपोर्ट किया गया है सेक्शन 92A से। और एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज शब्द का जहां मीनिंग आ रहा है, वहां पे ये एक्सप्लेनेशन 7 में आ रहा है। और इसमें जहां कहा जा रहा है कि कोई भी इनकम डीम टू अक्रू या राइज नॉन रेजिडेंट को अगर होती है, ऐसे ट्रांसफर से जो कि इंडिया से बाहर ट्रांसफर हो रहा है, कोई ऐसा शेयर या इंटरेस्ट का किसी कंपनी या एंटिटी में, तो
no income shall be deemed to accrue or arise to a non-resident from the transfer outside India of any share or interest in a company registered or incorporated outside India referred to in Explanation 5, यदि वो कंपनी जो है, ऐसी कंपनी एंटिटी सीधे उस एसेट्स को ओन करती है जो इंडिया में सिचुएटेड है, या और साथ में जो ट्रांसफर करने वाला है उस शेयर को, चाहे वो इंडिविजुअली ट्रांसफर कर रहा हो या फिर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के साथ मिलके ट्रांसफर कर रहा हो, और तो ट्रांसफर की डेट से 12 महीने पहले, एट एनी टाइम इन द 12 मंथ्स प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर, वो व्यक्ति, दैट ट्रांसफरर, ना तो राइट ऑफ मैनेजमेंट या कंट्रोल उसके पास है इन रिलेशन टू सच कंपनी और एंटिटी, और ना ही 5% के से ज्यादा का उसके पास कुल वोटिंग पावर है, एज द केस में बी, ऑफ सच कंपनी और एंटिटी। यानी कि if that company directly owns the assets situated in India and the transferor does not have the right of management or control over such company, in that case, no income shall be deemed to accrue or arise to a non-resident as mentioned in explanation 5. यानी explanation 5 पर एक तरह का ये प्रोवाइजो के रूप में काम करता है। यहाँ पे so now we go on to where we were yesterday, and हमने ये 5 क्लॉज पढ़ा था जिसमें कि हमने कहा था कि इनकम डीम टू अक्रू या राइज में इन इंडिया में बाय वे ऑफ इंटरेस्ट पेबल के माध्यम से जो इनकम अराइज होती है वो इनकम डीम टू या कब मानी जाएगी। तो इसके लिए कहा गया है कि अगर इंटरेस्ट पेबल सरकार के द्वारा है या फिर वो जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो किसी रेसिडेंट के द्वारा दिया जा रहा है, अगर वो इंटरेस्ट किसी रेसिडेंट के द्वारा दिया जा रहा है, तो अगर वो इंटरेस्ट ऐसे डेट या मनी बोरोड के संबंध में दिया जा रहा है जिसका इस्तेमाल ऐसे बिजनेस या प्रोफेशन में वो व्यक्ति करेगा जो उसको ले रहा है डेट को या बोरोड मनी को, आउटसाइड इंडिया जो इस्तेमाल करेगा, या फिर कोई इनकम किसी इनकम के स्रोत से प्राप्त करेगा जो कि इंडिया से बाहर से इनकम वो प्राप्त करेगा। तो अगर वो इंडिया से बाहर से इनकम प्राप्त करेगा तो वो जो इनकम है वो इनकम डीम टू अक्रू या राइज इन इंडिया नहीं होगी। अगर वो रेसिडेंट है, यदि वो रेसिडेंट है और इंडिया से बाहर से इनकम डिराइव कर रहा है कोई लोन लेके, उस पर जब वो इंटरेस्ट देगा तो वो जो दिया गया इंटरेस्ट है वो इनकम डीम टू अक्रू या राइज इन इंडिया नहीं होगा। और यदि वो ऐसा लोन लेता है जो कि इंडिया में करे जाने वाले बिजनेस में इस्तेमाल कर रहा है उस लोन को, तो उस पर जो भी वो इंटरेस्ट देगा वो इनकम डीम टू अक्रू या राइज इन इंडिया होगा। और सी में कहा गया है कि यदि वो व्यक्ति एक नॉन रेसिडेंट है और जिसके द्वारा ब्याज देय है ऐसे डेट के प्रति, ऐसे मनीज बोरोड के प्रति जिसका इस्तेमाल वो ऐसे बिजनेस या प्रोफेशन में कर रहा है जो वो इंडिया में चला रहा है, तो अगर एक नॉन रेजिडेंट है और वो इंडिया में बिजनेस और इंडिया में चलाए जाने वाले बिजनेस के लिए वो कोई डेट इनकर कर रहा है या लोन ले रहा है और उस पर कोई इंटरेस्ट अगर वो दे रहा है, तो ऐसा जो इंटरेस्ट इनकम डीम टू अक्रू या राइज इंडिया में होगा। और
इसके पर्पज से एक जो एक्सप्लेनेशन भी दिया गया था, उसमें कहा गया था कि ये डिक्लेयर किया जाता है कि अगर कोई एक व्यक्ति एक नॉन रेजिडेंट है, that in the case of a non-resident, being a person engaged in the business of banking, अगर एक नॉन रेजिडेंट बैंकिंग का बिजनेस कर रहा है तो कोई भी इंटरेस्ट जो पेबल है बाय द परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया ऑफ सच नॉन रेजिडेंट, अगर उस नॉन रेजिडेंट का कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है और वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट जो है इंडिया में वो कोई इंटरेस्ट दे रहा है उस हेड ऑफिस को या किसी ऐसे परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट को जो कि इंडिया से बाहर है, या नॉन रेजिडेंट के किसी भी पार्ट को वो अगर इंटरेस्ट दे रहा है, यानी उसी नॉन रेजिडेंट का अगर हेड ऑफिस या परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट या उसका कोई भी पार्ट अगर इंडिया से बाहर है, उससे इंडिया का जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है उसी नॉन रेजिडेंट का, वो अगर कोई लोन लेता है और उस पर इंटरेस्ट देता है तो इट शैल बी डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया। ये मान लिया जाएगा कि वो उसका जो अक्रूवल है या अराइजल है वो इंडिया में हो रहा है, एंड शैल बी चार्जेबल टू टैक्स, और उस पर टैक्स देना होगा, इन एडिशन टू एनी इनकम एट्रीब्यूटेबल टू द परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया, उसके अलावा जो कि दूसरी इनकम कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट कर रहा हो, उसके अलावा ये जो इंटरेस्ट पेबल है उस व्यक्ति उस परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट जो इंडिया में है उसकी इनकम मानी जाएगी, और जो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में है वो एक पर्सन मान लिया जाएगा जो कि उस नॉन रेजिडेंट पर्सन से सेपरेट और इंडिपेंडेंट पर्सन माना जाएगा एस्टैब्लिशमेंट है। यानी जिस नॉन रेजिडेंट का वो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है इंडिया में, उस नॉन रेजिडेंट से वो एक सेपरेट के रूप में माना जाएगा, और एक्ट के जो प्रावधान है कंप्यूटेशन के बारे में या टैक्स को डिटरमिन करने के बारे में या कलेक्शन रिकवरी के, उसके अनुसार चलेंगे। तो कहने का मतलब जो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है उस नॉन रेजिडेंट का, वो अपना पैन अलग लेगा क्योंकि उसको एक अलग पर्सन माना जाएगा। यहाँ पर आदमी वही है जो नॉन रेजिडेंट, ओनर इज ओनली वन, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया का भी ओनर वही नॉन रेजिडेंट है, और जो बाहर के भी ऑफिस हैं उनका भी ओनर वही नॉन रेजिडेंट। उसका एक ऑफिस दूसरे ऑफिस को, जो इंडिया से बाहर का ऑफिस है, इंडिया से अंदर वाले ऑफिस को लोन दे रहा है, उस पर इंडिया के अंदर का जो परमानेंट स्थापना है जो भी ऑफिस है वो उस पर इंटरेस्ट दे रहा है। किसको दे रहा है इंटरेस्ट? उसी के दूसरे ऑफिस को जो कि इंडिया से बाहर। तो ऐसे कंडीशन में उस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट को उस दिए गए इंटरेस्ट पर भी टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि कोई नॉन रेजिडेंट ने ऐसा अरेंजमेंट कर रखा हो कि वो कहेगा कि ये जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है तो ये तो इंडिया से बाहर चला गया बिजनेस ये दिया जा रहा है, तो या वो ऐसे कह सकता है ये तो बाहर दिया जा रहा है इंटरेस्ट, उसमें पता लगाना बड़ा मुश्किल हो सकता है कि वो बिजनेस कहाँ पे चल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर एक ऑफिस इंटरेस्ट दे रहा है नॉन रेजिडेंट का अपने ही दूसरे ऑफिस को इंडिया से बाहर, तो ये बात साफ कर दी गई है कि वो इनकम डीम टू अक्रू अराइज इन जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है इंडिया में, ये मान के चला जा रहा है कि वो इंडिया में बिजनेस कर रहा है क्योंकि उसका जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है वो इंडिया में है, और इसलिए जो भी बिजनेस वो इंडिया में कर रहा है उस संबंध में अगर वो कोई लोन बाहर के ऑफिस से लेता है और उस पर इंटरेस्ट दे रहा है तो उस इंटरेस्ट पेबल पर वो जो इंटरेस्ट है वो इट शैल बी चार्जेबल टू टैक्स इन एडिशन टू एनी इनकम एट्रीब्यूटेबल टू द परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। और उस मामले में जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है वही उस इंटरेस्ट पे टैक्स देगा, और उसके अलावा अपनी जो दूसरी इनकम है जो एट्रीब्यूटेबल है उसके पूरे नॉन रेजिडेंट के बिजनेस में से जितनी इनकम इंडिया में एट्रीब्यूटेबल है उस पर भी वो टैक्स देगा। और जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है
वो ये मान लिया जाएगा, इट विल बी डीम टू बी अ पर्सन जो कि सेपरेट होगा और इंडिपेंडेंट होगा उस नॉन रेजिडेंट पर्सन से। यानी नॉन रेजिडेंट पर्सन अपनी रिटर्न अलग भरेगा और ये जो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है ये अपनी रिटर्न अलग अलग भरेगा। जिस नॉन रेजिडेंट का जो वो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है वो अपनी रिटर्न अलग भरेगा और वही उस पर टोटल इनकम पे अपने टैक्स अलग देगा और उसका टैक्स भी अलग से डिटर्मिन होगा और उसकी कलेक्शन और रिकवरी भी उसी हिसाब से उसी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट से की जाएगी। तो जो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट शब्द है उसका मीनिंग 92F से लिया गया है, सेक्शन 92F से लिया गया है। और सेक्शन 92F में जो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट डिफाइन किया गया है वो कहा गया है कि परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंक्लूड्स अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस थ्रू विच द बिजनेस ऑफ द एंटरप्राइज इज होली और पार्टली कैरिड ऑन। एक बिजनेस की फिक्स प्लेस जिसके माध्यम से थ्रू विच उस एंटरप्राइज का जो बिजनेस है या तो पूर्णतया चलाया जाता है या पार्टली चलाया जाता है। तो अगर किसी नॉन रेजिडेंट कई अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और वो कई देशों में बिजनेस कर रहा है और उसका एक फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस जो है, कई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेसों में से उसका एक फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में भी है जिसके माध्यम से उसका बिजनेस पार्टली भी चलता हो, क्योंकि वो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है इसलिए वो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट मानी जाती है। तो ये परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन हो गई जो कि इसी सेक्शन के पर्पज से है। और इसके बाद हम आते हैं क्लास 6 पे, यानी और कौन कौन सी इनकमें हैं जो कि डीम टू अक्रू या राइज इन इंडिया मानी जाएंगी। तो उसमें कहा गया है कि इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी, इनकम जो कि रॉयल्टी के माध्यम से दे है सरकार के द्वारा या तो सरकार के द्वारा, अब सरकार यानी भारत सरकार, भारत सरकार जो भी रॉयल्टी देगी किसी को तो वो उस रॉयल्टी पर इनकम डीम टू अक्रू या राइज तो इंडिया में मानते हुए उस पर टैक्स किया जाएगा उसको। जहां पर भी जिसको भी इनकम डीम टू अक्रू या राइज इन इंडिया पर टैक्स देना होता है तो उसको उस पर टैक्स देना होगा। अब सरकार के द्वारा अगर रॉयल्टी पे की जाती है या फिर एक ऐसे रेसिडेंट के द्वारा, एक ऐसे पर्सन के द्वारा जो कि एक रेसिडेंट है उसके द्वारा दी जाती है, पर्सन की परिभाषा में सारी ही एंटिटीज आ जाएंगी जो सेक्शन 2 में पर्सन की परिभाषा में है 31 सब सेक्शन में, सिवाय जहां पर जहां पर रॉयल्टी जो है वो ऐसे राइट प्रॉपर्टी या इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में पेएबल है या ऐसी सर्विसेज के रिस्पेक्ट में पेएबल है जिनका यूटिलाइजेशन, जिनका इस्तेमाल ऐसे बिजनेस या प्रोफेशन में किया जा रहा है उसी व्यक्ति के द्वारा जो कि इंडिया से बाहर बिजनेस या प्रोफेशन में किया जा रहा है या किसी बाहर इंडिया से बाहर किसी स्रोत से इनकम अर्न करने के लिए अगर उस रॉयल्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है तो जिस हद तक वो इंडिया से बाहर इस्तेमाल किया जा रहा है उस इंटरेस्ट का, उस रॉयल्टी का, तो उस हद तक वो रॉयल्टी इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। यानी कि जिस हद तक उस रॉयल्टी का इस्तेमाल इंडिया में चलाए गए बिजनेस या प्रोफेशन के लिए दी गई सर्विसेज के लिए यूटिलाइज किया जा रहा है, राइट प्रॉपर्टी या इंफॉर्मेशन के लिए वो प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उस हद तक जो है या कोई दूसरे स्रोत से इंडिया के अंदर इनकम प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो फिर उस हद तक वो जो रॉयल्टी दी जा रही है वो इनकम डीम टू अक्रू या राइज इंडिया में मानी जाएगी। उसके बाद एक ऐसा व्यक्ति जो कि अगर नॉन रेजिडेंट है और नॉन रेजिडेंट होते हुए वो रॉयल्टी उसके द्वारा दे है
ऐसे राइट प्रॉपर्टी और इंफॉर्मेशन के लिए जिसका इस्तेमाल इंडिया में किया जाता हो, या ऐसी सर्विसेज के लिए जिसका यूटिलाइजेशन ऐसे बिजनेस या प्रोफेशन के लिए किया जाता हो जो इंडिया में चलाया जा रहा है उसी व्यक्ति के द्वारा, तो उस हद तक वो जो रॉयल्टी इनकम है वो जिसको भी दी जा रही है उसके हाथ में वो डीम टू अक्रू या राइज इन इंडिया मानी जाएगी। और जो जो राइट प्रॉपर्टी और इन्फॉर्मेशन की बात इसलिए हो रही है कि इस तरह से रॉयल्टी को डिफाइन करने की जहाँ तक बात है कि रॉयल्टी क्या चीज़ होती है, हम इस पर आएंगे अभी आगे। ये रॉयल्टी का जहाँ डेफिनेशन है उससे ये बात और क्लियर हो जाएगी कि राइट प्रॉपर्टी या इंफॉर्मेशन वर्ड का यहाँ पे क्यों यूज किया गया है। इसके बाद इस पे एक शर्त है कि बशर्ते ये इस क्लॉज में दिया गया कुछ भी अप्लाई नहीं करेगा ऐसी इनकम के रिलेशन में जो कि एक लमसम कंसिडरेशन है। लमसम कंसिडरेशन यानी कुल मिला के एक मोटी मोटी राशि जो कि ट्रांसफर के लिए दी जा रही है इंडिया से बाहर, और या इंडिया से बाहर इंफॉर्मेशन को इम्पार्ट करने के लिए दी जा रही है, किसी भी डेटा, किसी डॉक्यूमेंटेशन, ड्राइंग या स्पेसिफिकेशन को ट्रांसफर करने के लिए, या उसके रिलेशन में कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए जहाँ एक लमसम राशि दी जा रही है। जिस डेटा, डॉक्यूमेंट, ड्राइंग या स्पेसिफिकेशन का रिलेशन किसी भी पेटेंट, इन्वेंशन, मॉडल, डिज़ाइन या सीक्रेट फॉर्मूला या फिर सीक्रेट प्रक्रिया से हो, या किसी ट्रेडमार्क से हो, या उसी तरह की मिलती जुलती किसी प्रॉपर्टी से हो, यदि ऐसी इनकम जो है वो एक ऐसे एग्रीमेंट के परसुएंस में पेबल है जो 76 अप्रैल 1 के पहले किया गया था और वो एग्रीमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया था। यानी अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 76 से पहले कोई एग्रीमेंट अप्रूव किया था और जिसके तहत वो जो राशि है वो रॉयल्टी के रूप में दी जा रही है, तो 76 से पहले के इस प्रकार से अप्रूव्ड एग्रीमेंट के तहत अगर कोई रॉयल्टी की राशि दी जा रही है तो वो इनकम डीम टू अक्रू या राइज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। और उसके बाद ये भी कहा गया है कि इस क्लॉज में दिया गया कुछ भी नहीं अप्लाई करेगा। So much of the income by way of royalty as consists of a lump sum payment made by a person who is a resident। यदि कोई रेसिडेंट है और वो एक लंप सम पेमेंट करता है फॉर द ट्रांसफर ऑफ ऑल और एनी राइट्स इंक्लूडिंग द ग्रांट ऑफ लाइसेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अगर वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कि कोई नॉन रेजिडेंट मैन्युफैक्चरर उसको सप्लाई कर रहा है, सप्लाइड बाय नॉन रेजिडेंट मैन्युफैक्चरर, यानी रेसिडेंट व्यक्ति को यदि कोई नॉन रेसिडेंट मैन्युफैक्चरर कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सप्लाई कर रहा है और उस संबंध में जो भी राइट्स भी या लाइसेंसेस उसको वो ट्रांसफर कर रहा है और उसके लिए अगर कोई लमसम पेमेंट वो रेसिडेंट उसको कर रहा है, और अगर भले ही उसके साथ वो कंप्यूटर भी सप्लाई कर रहा हो या कंप्यूटर बेस्ड इक्विपमेंट भी सप्लाई कर रहा हो, ऐसे स्कीम के तहत जो पॉलिसी है भारत की ऑन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग 1986 पॉलिसी, तो भारत सरकार की इस पॉलिसी के तहत यदि कोई भी नॉन रेसिडेंट मैन्युफैक्चरर अगर कोई कंप्यूटर या कंप्यूटर बेस्ड इक्विपमेंट या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या उससे रिलेटेड कोई राइट या लाइसेंस ट्रांसफर करता है किसी रेसिडेंट व्यक्ति को, और रेसिडेंट व्यक्ति कोई लमसम पेमेंट उसके लिए करता है, तो उसके द्वारा किया गया पेमेंट भी जो कि रॉयल्टी के नेचर का है, लेकिन वो इनकम डीम टू अक्रू या अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस पॉलिसी के तहत इस तरह के ट्रांसफर्स को, कंप्यूटर इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर के ट्रांसफर्स को एनकरेज करने के लिए ये एक इंसेंटिवाइज किया हुआ प्रोविजन है, इंसेंटिवाइज करने के लिए प्रोविजन है, प्रावधान है, उसको बढ़ावा देने के लिए प्रावधान है।
और इसमें फिर एक एक्सप्लेनेशन भी जोड़ा गया है, एक्सप्लेनेशन 1, जिसमें कहा गया है कि फॉर द पर्पज ऑफ द फर्स्ट प्रोवाइजो, यानी जो यहाँ पे दो प्रोवाइजो हैं, पहला प्रोवाइजो प्रोवाइडेड, दूसरा प्रोवाइजो है प्रोवाइडेड फर्दर। तो पहले प्रोवाइजो में ये कहा जा रहा था कि कोई भी रॉयल्टी अगर है जो कि किसी 1 अप्रैल 76 से पहले के एग्रीमेंट के तहत दी जा रही है, जो कि अप्रूव किया था 1 अप्रैल 76 से पहले, और वो जो पेमेंट है रॉयल्टी का, वो इनकम डीम्ड टू अप्रूव अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। तो उसी के संबंध में एक और एक्सप्लेनेशन भी जोड़ा गया है कि अगर कोई एग्रीमेंट किया गया है 1 अप्रैल के बाद भी, 1 अप्रैल 76 के बाद भी अगर एग्रीमेंट किया गया है, तो ये मान लिया जाएगा कि वो जो एग्रीमेंट है वो 1 अप्रैल 76 से पहले कर लिया गया था, यदि वो जो एग्रीमेंट है वो ऐसे प्रपोजल्स के अनुसार किया गया है जिनका अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस तारीख से पहले कर दिया था। यानी कि अगर अप्रूवल सरकार, केंद्र सरकार का हो गया था, भले ही वो एग्रीमेंट नहीं किया गया था, फिर भी ये मान लिया जाएगा कि एग्रीमेंट भी 1 अप्रैल 76 से पहले कर लिया गया है। So, however, that where the recipient of the income by way of royalty is a foreign company, लेकिन यदि कोई रेसिपिएंट उस इनकम का एक फॉरेन कंपनी है, तो वो जो एग्रीमेंट है, इट शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन मेड बिफोर दैट डेट अनलेस, वो जो एग्रीमेंट है वो उस तारीख से पहले किया हुआ नहीं माना जाएगा, जब तक कि ऐसा ना हो कि जो भी समय 139 सेक्शन के सबसेक्शन 1 और 2 के अंतर्गत दिया गया है रिटर्न को फर्निश करने का उस असेसमेंट ईयर की इनकम के लिए, चाहे वो पहले ओरिजिनली फिक्स किया गया हो समय या फिर बाद में बढ़ा भी दिया गया हो, उस समय के अंतर्गत जो कि असेसमेंट ईयर 77-78 के संबंध में दिया गया है, या फिर ऐसे असेसमेंट ईयर के रिस्पेक्ट में जिस असेसमेंट ईयर के रिस्पेक्ट में वो इनकम जो है सबसे पहले चार्जेबल होती है टैक्स के लिए इस एक्ट के तहत, जो भी बाद में आता है, और वो जो कंपनी है वो एक ऑप्शन एक्सरसाइज कर रही है, एक डिक्लेरेशन करके असेसिंग ऑफिसर को राइट, जो ऑप्शन एक फाइनल ऑप्शन माना जाएगा उस असेसमेंट ईयर के लिए, और प्रत्येक उसके बाद में आने वाले ईयर के लिए कि ये माना जाएगा, वो राइटिंग में असेसिंग ऑफिसर को देगा, एग्रीमेंट है उसको ये मान लिया जाए वो एग्रीमेंट 1 अप्रैल 76 से पहले की गई थी। यानी कि असेसी को क्या करना है कि राइटिंग में असेसिंग ऑफिसर को देना है, तो ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है कि आप ये मान लीजिए ये एग्रीमेंट 1 अप्रैल 76 से पहले की गई, और साथ में अपनी रिटर्न को समय सीमा से पहले भर देना है। अगर दो काम ये है तो फिर इन दो कंडीशंस पर ही जो एग्रीमेंट भले ही 1 अप्रैल 76 के बाद की गई थी उसको, लेकिन उसका अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1 अप्रैल 76 से पहले कर दिया गया था, तो तभी ये माना जाएगा कि वो एग्रीमेंट भी 1 अप्रैल 76 से पहले कर दिया गया, ये रिटर्न टाइम से भर दिया और ये डिक्लेरेशन राइटिंग में भी दे दिया गया। आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन 2 पे। म्यूट ऑल कर दीजिए प्लीज, माइक्स को म्यूट कर दीजिए। संतोष कुमार जी आप प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिए, थैंक यू। नाउ फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस क्लॉज, एक्सप्लेनेशन 2 कह रहा है, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस क्लॉज रॉयल्टी मीन्स कंसिडरेशन इंक्लूडिंग, अब यहाँ पे रॉयल्टी को डिफाइन किया जा रहा है, रॉयल्टी शब्द को डिफाइन किया जा रहा है इस क्लॉज के पर्पस से, और इस क्लॉज के पर्पस से रॉयल्टी का मतलब है वो कंसिडरेशन, जहां कंसिडरेशन वर्ड आया तो समझ लीजिए कि जो पैसा दिया जा रहा है किसी काम को कराने के लिए या किसी भी सूचना वगैरह के लिए,
जो पेमेंट किया जाता है उसके एवज में। सो रॉयल्टी मीन्स अ कंसिडरेशन इंक्लूडिंग एनी लमसम कंसिडरेशन, जिसमें कोई मोटा मोटा राशि भी इंक्लूडेड है। लमसम कंसिडरेशन का मतलब यह है कि कई चीजें जब आप खरीदते हैं तो उसका एक मुश्त पेमेंट कर देते हैं, एक मुश्त पेमेंट। जैसे मैंने सब्जी मार्केट में लौकी, भिंडी और टमाटर खरीदा, और मैं लौकी, भिंडी और टमाटर का अलग अलग रेट ना तय करा के मैं एक मुश्त राशि दे दूं दुकानदार को, तो मैंने एक लमसम कंसिडरेशन दिया है। और अगर मैं सब चीजों को अलग अलग तौलवा के और सबकी रेट अलग सेट करवाऊं तो वो लमसम कंसिडरेशन नहीं है। तो रॉयल्टी में कंसिडरेशन शामिल है और लमसम कंसिडरेशन भी शामिल है, लेकिन इसमें एक्सक्लूड किया जा रहा है, बाहर रखा जा रहा है किसी भी ऐसे कंसिडरेशन को जो कि कैपिटल गेन्स के तहत चार्ज होता हो। यानी कि कैपिटल गेन्स हेड, जो कि जिसके प्रावधान सेक्शन 45 से शुरू होते हैं, उस हेड में यदि कोई भी कंसिडरेशन टैक्सेबल है तो रॉयल्टी बनाने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि वो जो राशि है वो कैपिटल गेन्स हेड में टैक्सेबल तो नहीं है। और सबसे पहले ये देखने के बाद कि वो कैपिटल गेन्स में टैक्सेबल नहीं है, उसके बाद ही हम उसको रॉयल्टी मान सकते हैं। सो रॉयल्टी मीन्स कंसिडरेशन द ट्रांसफर फॉर, कंसिडरेशन फॉर मतलब किस चीज के लिए पैसा दिया जा रहा है, फॉर द ट्रांसफर ऑफ ऑल और एनी राइट्स इंक्लूडिंग द ग्रांट ऑफ ए लाइसेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ a patent, invention, model, design, secret formula or process। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पेटेंट, पेटेंट का मतलब है कि यदि कोई कोई नई चीज इजाद करता है और जिसकी जानकारी दुनिया को नहीं है, और कोई नई चीज या कोई प्रक्रिया को कोई व्यक्ति अगर पता लगा लेता है या डिजाइन कर लेता है जिससे कोई कार्य सिद्ध होता है और जिससे आम जन को दुनिया के कोई लाभ मिलता है, तो उस व्यक्ति को जिसने वो इजाद किया था या सबसे पहले बनाया था, उसको ये अधिकार दिए जाने के लिए कि वो उस प्रक्रिया को इस्तेमाल करने का राइट केवल उसी के पास हो और वो उस राइट को किसी को बेच सके, जिससे कि अपने द्वारा किए गए कार्य का फायदा ले सके मनी में, पैसों में। इसके लिए इंडियन पेटेंट एक्ट है। और यदि कोई व्यक्ति या कोई पर्सन कोई नई प्रक्रिया इजाद करता है, बनाता है, तो इंडियन पेटेंट एक्ट के तहत वो उसको पेटेंट करा सकता है। पेटेंट कराने का मतलब ये है कि उसके नाम पे वो चढ़ जाती है और कोई भी और व्यक्ति उसका इस्तेमाल या उसके बेचने का काम उसके परमिशन के बिना नहीं कर सकता। तो ये होता है पेटेंट। उसी तरह से इन्वेंशन में, कोई इन्वेंशन, साइंस की कोई भी नई टेक्निक या कोई मॉडल, कुछ भी। और उसके बाद आता है मॉडल, मतलब कोई बनी बनाई चीज। डिजाइन मतलब कोई कोई भी किसी चीज को एक तरीके से करने का तरीका, जिसको डिजाइन आप कहें, डिजाइन वर्ड बड़ा कॉमन वर्ड है। और या फिर कोई सीक्रेट फॉर्मूला है किसी के पास, या सीक्रेट कोई प्रक्रिया है, या फिर कोई ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क जैसे कि आप कह सकते हैं जैसे डालडा। ट्रेडमार्क होता है जैसे मैगी, कि जिस नाम से कोई भी वस्तु को नाम दिया जा सके, क्योंकि वैसे ट्रेडमार्क है, उसको उस चीज को बेचने के लिए जो नाम यूज किया जाता है उसके लिए। या सिमिलर प्रॉपर्टी, या इसी तरह से इसी से मिलती जुलती कोई प्रॉपर्टी हो। तो कोई भी पेटेंट, इन्वेंशन, मॉडल, डिजाइन, सीक्रेट फॉर्मूला, प्रोसेस, ट्रेडमार्क या इसी तरह की किसी प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में अगर कोई भी राइट, और जिसमें कि उस लाइसेंस, उसके संबंध में लाइसेंस देने का भी जो राइट है, वो भी अगर कोई व्यक्ति ट्रांसफर करता है
किसी और व्यक्ति को, तो उस ट्रांसफर के संबंध में जो पेमेंट किया जा रहा है वो रॉयल्टी में आएगा। उसके बाद अगर कोई पेमेंट किसी इंफॉर्मेशन को देने के लिए किया जाता है, imparting of any information concerning the working or the use of all these things, अगर कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही है, अधिकार नहीं भी दिया जा रहा, केवल इंफॉर्मेशन भेजी जा सकती है कि वो पेटेंट इन्वेंशन इत्यादि कैसे यूज होते हैं या वो कैसे वर्क करते हैं, तो वो जो इंफॉर्मेशन देने के लिए भी जो पेमेंट किया जा रहा है, जो कंसिडरेशन दिया जा रहा है, वो भी रॉयल्टी के तहत आता है। उसके बाद यदि पेमेंट उस पेटेंट इन्वेंशन को यूज करने के लिए दिया जाता है, यदि किसी ने कहा कि कोई राइट दे दिया किसी को, बेचने का भी राइट हो सकता है, लेकिन जहां पर उसको यूज करने के लिए ही, यूज करने के लिए, राइट के लिए नहीं, यूज एक्चुअल यूज करने के लिए, किसी भी पेटेंट इन्वेंशन मॉडल डिजाइन या सीक्रेट फॉर्मूला प्रोसेस को इस्तेमाल करने के लिए जो पेमेंट किया जाता है, तो ये इस तरह से हो सकता है जैसे कि आपने एक सीक्रेट फॉर्मूला है, वो सीक्रेट फॉर्मूला बनाया है और वो सीक्रेट फॉर्मूला कोई खाद्य पदार्थ के लिए है, लेट अस से कि कोई ड्रिंक है, ड्रिंक बनाने का कोई सीक्रेट फॉर्मूला है जो लोगों को बड़ी पसंद आ रही है, तो वो सीक्रेट फॉर्मूला आप किसी और कंपनी को कहेंगे कि ठीक है, मैं आपको वो सीक्रेट फॉर्मूला नहीं दे रहा हूं, लेकिन उसका इस्तेमाल मैं आपको करने दूंगा, क्योंकि मैं खुद बना के प्रोडक्ट को पाउडर के रूप में आपको दे दूंगा और आप उसमें पानी मिला के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो केवल जो इस्तेमाल करने के लिए जो पेमेंट किया जाता है, जो इंफॉर्मेशन देने के लिए किया जाता है, जो कोई राइट अख्तियार करने के लिए किया जाता है, राइट, इंफॉर्मेशन एंड यूज, इन तीनों चीजों के लिए जो भी पेमेंट किया जा रहा है, पेटेंट इन्वेंशन मॉडल डिजाइन सीक्रेट फॉर्मूला प्रोसेस ट्रेडमार्क और सिमिलर प्रॉपर्टी के लिए वो रॉयल्टी के तहत आता है। उसके बाद imparting any information concerning technical, industrial, commercial और scientific knowledge, यदि कोई इंफॉर्मेशन इम्पार्ट की जाती है, कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाती है जो कि टेक्निकल, इंडस्ट्रियल या कमर्शियल, तकनीकी, औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक ज्ञान, अनुभव या दक्षता के लिए, नॉलेज, एक्सपीरियंस या स्किल से संबंधित जो इंफॉर्मेशन किसी को दी जाती है और वो व्यक्ति उसका अगर कोई पेमेंट करता है, तो वो भी एक तरह से रॉयल्टी का पेमेंट कर रहा है। और उसके बाद द यूज और राइट टू यूज एनी इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और साइंटिफिक इक्विपमेंट, यदि कोई वैज्ञानिक उपकरण है या कोई कमर्शियल इक्विपमेंट है, उपकरण है, या कोई औद्योगिक उपकरण है, उसके इस्तेमाल के लिए या उसके इस्तेमाल के अधिकार के लिए अगर कोई भी पेमेंट किया जाता है, इक्विपमेंट के इस्तेमाल या उसके अधिकार, इस्तेमाल के अधिकार के लिए अगर कोई पेमेंट किया जाता है, तो वो भी रॉयल्टी के तहत आता है। तो इस प्रकार से ये 1, 2, 3, 4 एंड 4A तक डेफिनेशंस जो रॉयल्टी की आ रही हैं, और उसके बाद कुछ और 4 के बाद 5 एंड 6 ये भी रॉयल्टी की डेफिनेशन में चल रहा है। लेकिन पहले हम ये समझ लें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बट नॉट इंक्लूडिंग द अमाउंट्स रेफर टू इन सेक्शन 44B, लेकिन इंडस्ट्रियल, कमर्शियल या साइंटिफिक इक्विपमेंट के इस्तेमाल और उसके इस्तेमाल के राइट में वो राशियां शामिल नहीं है जो कि सेक्शन 44BB में जो रेफर की गई हों। यानी सेक्शन में क्या रेफर किया गया है, सेक्शन 44BB में ये कहा जा रहा है, ये एक स्पेशल प्रोविजन है जहां पर हम प्रॉफिट्स एंड गेन्स निकालते हैं ऐसे बिजनेस के लिए जो कि बिजनेस ऑफ एक्सप्लोरेशन का काम है ऑफ मिनरल ऑयल्स,
जैसे क्रूड ऑयल के एक्सप्लोरेशन का काम जो बड़ी बड़ी कंपनी है, उस काम के लिए जो भी इक्विपमेंट या जो कमर्शियल या इंडस्ट्रियल या साइंटिफिक इक्विपमेंट होगा, जो जिस इक्विपमेंट का इस्तेमाल मिनरल ऑयल के लिए, मिनरल का मतलब होता है जो जमीन से नीचे से निकलता है ऑयल, माइन का मतलब है जमीन के नीचे, मिनरल मीन जमीन से के नीचे से निकला हुआ। तो जमीन के नीचे से जो भी ऑयल निकलना है उसका जो एक्सप्लोरेशन का बिजनेस है, यानी एक्सप्लोर करने का, पता लगाने का कि कहाँ पे ये तेल मिलेगा, और उस बिजनेस के लिए कोई भी अगर साइंटिफिक इक्विपमेंट, कमर्शियल या फिर इक्विपमेंट या इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट को इस्तेमाल करने के लिए या उसके इस्तेमाल करने के राइट के लिए यदि कोई पेमेंट किया जाता है तो वो रॉयल्टी के तहत नहीं आता है। और उसके बाद हम आते हैं, और मिनरल ऑयल में शामिल है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस का एक्सप्लोरेशन भी इसमें शामिल है। और उसके बाद पांच सब क्लॉज में कहा गया है कि द ट्रांसफर ऑफ ऑल और एनी राइट्स, मतलब रॉयल्टी को फर्दर डिफाइन किया जा रहा है कि यदि कोई पेमेंट किसी ऐसे राइट के लिए किया जाता है जिसमें कि लाइसेंस देने का भी राइट हो, जो कि जो राइट कॉपीराइट से संबंधित है या लिटरेरी, आर्टिस्टिक या साइंटिफिक वर्क से संबंधित है, किसी ने कोई वैज्ञानिक कार्य किया है, कोई आर्टिस्टिक कार्य किया है, कोई साहित्यिक कार्य किया है, या कोई कॉपीराइट है। कॉपीराइट का मतलब जब भी कोई कुछ लिखता है, जैसे किसी ने कोई कविता लिखी या किताब लिखी, तो उसके कंटेंट्स पे कॉपीराइट उसके पास होता है कि उसकी परमिशन से उसको इंडियन कॉपीराइट एक्ट के तहत प्रोटेक्टेड है, परमिशन के बिना उसका प्रकाशन नहीं किया जा सकता है अंडर सर्टेन कंडीशंस। और इसी कॉपीराइट के तहत या किसी भी लिटरेरी, आर्टिस्टिक या साइंटिफिक वर्क के लिए इस संबंध में अगर कोई भी राइट ट्रांसफर किया जाता है, और ऐसे लिटरेरी वर्क में, ऐसे साइंटिफिक वर्क में वो फिल्म्स या वो वीडियो टेप्स भी शामिल हैं जिनका इस्तेमाल टेलीविजन के कनेक्शन में होता है। ऐसे फिल्म्स या वीडियो टेप्स जो कि उस आर्टिस्ट ने बनाए हैं, जिनका इस्तेमाल टेलीविजन के लिए किया जाना है, या ऐसे टेप्स जिनका इस्तेमाल रेडियो के लिए किया जाना है इन कनेक्शन विद रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, लेकिन जिनका इस्तेमाल किसी सिनेमाटोग्राफिक फिल्म के लिए, यानी कि पिक्चर बनाई जाती है उसके सेल, डिस्ट्रीब्यूशन या एग्जीबिशन के लिए नहीं किया जाना, यानी कि पिक्चर को सेल करने के लिए, पिक्चर को डिस्ट्रीब्यूट या एग्जिबिट के लिए, या उससे संबंधित और किसी राइट के लिए यदि कोई पेमेंट किया जाता है तो वो रॉयल्टी के तहत नहीं आएगा। लेकिन यदि कोई भी और फिल्म या वीडियो टेप बनाया जा रहा है और उससे संबंधित कोई भी अधिकार को बेचा जा रहा है, या कोई भी कॉपीराइट, लिटरेरी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक वर्क से रिलेटेड कोई भी अधिकार को बेचा जा रहा है जो कि टेलीविजन के लिए बनाया गया है, या फिर वो, या भले ही वो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए बनाया गया, केवल लिखित कागज पे ही लिखी गई चीजों के लिए नहीं, तो ऐसे जितने भी राइट हैं, आजकल लोग अपने टेलीविजन राइट इसीलिए बेच लेते हैं, आजकल लोग अपने रेडियो के राइट बेच लेते हैं कि जो भी उन्होंने आर्टिस्टिक कार्य किया है उसको टेलीविजन पे प्रसारित करने का भी एक राइट है जो उनके पास रहता है, उसको रेडियो पे ब्रॉडकास्ट करने का रहता है। तो यदि वो राइट वो किसी को बेचते हैं, उसके लिए जो पेमेंट उनको मिलता है वो रॉयल्टी है। लेकिन अगर कोई पिक्चर बनाने का काम करता है तो पिक्चर बना के उसको सेल, डिस्ट्रीब्यूट और एग्जिबिट करने का जो काम है, बनाने के बाद का जो काम है, वो जो उसके लिए, उसके ट्रांसफर के लिए, राइट के ट्रांसफर के लिए अगर कोई पेमेंट मिलता है तो वो रॉयल्टी के तहत नहीं आता है। उसके बाद रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विसेज इन कनेक्शन विद द एक्टिविटीज,
और जो भी एक्टिविटीज ऊपर दिए गए क्लॉजेज में लिखी गई हैं, उनके संबंध में अगर कोई भी सर्विस कोई प्रदान की जाती है, उस सर्विस के लिए भी अगर कोई पेमेंट किया जाता है तो वो भी रॉयल्टी के तहत शामिल माना जाएगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 3 है कि इस क्लॉज के पर्पज से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फ्रेज को डिफाइन किया गया है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मतलब है कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम जिसका रिकॉर्डिंग किसी डिस्क, टेप या छेद वाले मीडिया में किया गया हो, परफोरेटेड मीडिया यानी छोटे छोटे छेद वाला मीडिया, या जिसका इंफॉर्मेशन या कोई भी और इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस पर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने वाले यंत्र में जिसको रिकॉर्ड किया गया हो किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को, और उसमें ऐसे प्रोग्राम भी शामिल हैं या कोई कस्टमाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक डेटा भी शामिल है। कस्टमाइज का मतलब होता है जो पहले से डिजाइन कर लिया गया हो कि किस तरह से वो बनेगा, जिसका एक तरीका पहले से तय कर लिया गया हो। जैसे कस्टम सूट्स होते हैं जो लोग पहनते हैं, उसी तरह से कस्टमाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो जो किसी प्री निर्धारित स्पेसिफिकेशंस पर जो कस्टमाइज किया जाता है। तो इस तरह का काफ़ी विस्तृत डेफिनेशन है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। तो एक्सप्लेनेशन 4 में डाउट्स को रिमूव करते हुए ये स्पष्टीकरण किया गया है कि द ट्रांसफर ऑफ ऑल और एनी राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी राइट, प्रॉपर्टी और इंफॉर्मेशन, कि जब हम वो शब्द यूज कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ ऑल राइट, प्रॉपर्टी और इंफॉर्मेशन, तो उसमें शामिल है and has always included transfer of all or any right for use or right to use a computer software। जब भी हम किसी राइट, प्रॉपर्टी, इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में किसी राइट को ट्रांसफर की बात इस धारा में कर रहे हैं, सॉरी इस क्लॉज में कर रहे हैं, तो इसमें हमेशा से ये माना जाएगा कि उसमें वो राइट भी शामिल थे जो कि किसी भी उससे संबंधित कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने का राइट होता है, जिसमें लाइसेंस को ग्रांट करने, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लाइसेंस को ग्रांट करने का भी राइट शामिल हो, irrespective of the medium through which such right is transferred। और इससे मतलब नहीं है कि कौन से माध्यम से वो राइट ट्रांसफर हो रहा है, राइट को ट्रांसफर करने का माध्यम क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस ये है कि जो भी राइट, प्रॉपर्टी या इंफॉर्मेशन ट्रांसफर किया जाता है उसके संबंध में जो भी राइट्स हैं जो ट्रांसफर किए जाते हैं, तो उसमें हमेशा ये माना जाएगा और ये इसमें इंक्लूड रहता है, और ये हमेशा माना जाएगा कि उसमें इंक्लूडेड था कोई भी राइट या यूज, किसी भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को यूज करने का भी राइट उस राइट, प्रॉपर्टी या इंफॉर्मेशन के राइट में हमेशा से शामिल माना जाएगा। क्योंकि कई चीज़ें जो हम राइट, प्रॉपर्टी, इंफॉर्मेशन बेचते हैं तो उससे संबंधित सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, और जब सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर भी इसके साथ जुड़ा हुआ माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन 5 में कहता है, एक्सप्लेनेशन 5 में फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज hereby clarified that the royalty includes and has always included consideration in respect of any right, property or information। कि रॉयल्टी में शामिल रहेंगे, और ये हमेशा माना जाएगा कि ये शामिल थे, क्या शामिल थे कि कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी राइट, प्रॉपर्टी और इंफॉर्मेशन। रॉयल्टी में कोई भी राइट या प्रॉपर्टी या इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने से संबंधित जो राइट हैं, भले ही वो राइट या प्रॉपर्टी पेयर के पोजेशन में या कंट्रोल में नहीं भी दिए गए। कई बार जैसे कोई सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल करने का राइट आपको क्लाउड में दिया जाता है और क्लाउड आपके कंट्रोल में नहीं होता है, तो इस तरह से ये बात कही जा रही है कि अगर पेयर है उसके कंट्रोल में या पोजीशन में वो राइट, प्रॉपर्टी, इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन लेकिन फिर भी वो ट्रांसफर किया जा रहा है उससे संबंधित राइट को, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
उसके उससे संबंधित जो पेमेंट होगा वो रॉयल्टी में आएगा। और इसके अलावा सच राइट प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन इज यूज डायरेक्टली बाय द पेयर। और भले ही वो जो पेमेंट करने वाला व्यक्ति है वो राइट प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन को चाहे वो डायरेक्टली यूज करे और चाहे वो डायरेक्टली ना भी यूज करे, इनडायरेक्टली वो यूज कर रहा है तो भी वो रॉयल्टी की परिभाषा में आएगा। और जैसे कई बार ऐसे होता है कि आप खरीदते हैं कोई कंप्यूटर और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का पहले से लोडेड आता है, तो जो विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम था वो खरीदा गया था कंप्यूटर सप्लायर के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट से, और उसका पेमेंट उसने उनको किया था, और आपको वो कंप्यूटर बेच रहा है सीधा, और उसमें वो विंडोज का बेचने का कोई प्राइस आपसे नहीं मांग रहा है। यहाँ पे वो कंडीशन है जहाँ पे डायरेक्टली आप उस राइट प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन के लिए जो राइट प्रॉपर्टी या इंफॉर्मेशन है वो आप सीधा यूज नहीं कर रहे हैं, वो किसी के माध्यम से आप यूज कर रहे हैं। तो भले ही आप ऐसा यूज कर रहे हो लेकिन फिर भी वो भी रॉयल्टी के तहत आता है। द लोकेशन ऑफ सच राइट प्रॉपर्टी और इंफॉर्मेशन इज इन इंडिया। और भले ही राइट प्रॉपर्टी या इंफॉर्मेशन जो है वो इंडिया में है कि नहीं है, वेदर और नॉट, ये चीजें सभी क्लॉज के सभी सब क्लॉजेस के साथ जुड़ जाएंगी। तो भले ही राइट प्रॉपर्टी या इंफॉर्मेशन का लोकेशन चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया में ना भी हो, लेकिन अगर लोकेशन इंडिया में नहीं भी है, जैसे कोई क्लाउड में सॉफ्टवेयर है वो यूएस के किसी क्लाउड के कंप्यूटर में है और उसके राइट से संबंधित आप कोई पेमेंट कर रहे हैं, तो यानी कि वो अगर रॉयल्टी का पेमेंट आप कर रहे हैं तो वो पेमेंट जो है वो वो रॉयल्टी के तहत आएगा। अगर वो आप पेमेंट कर रहे हैं और वो पेमेंट जो रॉयल्टी का है उसके लिए एक रेजिडेंट के रूप में आप पेमेंट कर रहे हैं और ऐसे बिजनेस में यूज करें जो इंडिया में है, तो वो डीम टू अक्रूअल प्राइस इन इंडिया होगा। और अगर आप एक नॉन रेजिडेंट हैं तो आप उसको उसका पेमेंट किसी इंडिया में कार्य के लिए कर रहे हैं तो भी वो डीम टू अक्रूअल राइस इन इंडिया होगा। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन 6 पर। और एक्सप्लेनेशन 6 ये कहता है, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियरबाय क्लैरिफाइड। डाउट्स के रिमूव करने के लिए ये स्पष्टीकरण किया जा रहा है दैट द एक्सप्रेशन प्रोसेस, ये प्रोसेस नाम से जो शब्द है या फ्रेज है उसमें शामिल है, एंड शैल बी डीम टू हैव ऑलवेज इंक्लूडेड, और ये माना जाएगा कि हमेशा इसमें शामिल था, ट्रांसमिशन बाय सैटेलाइट। सैटेलाइट से जो ट्रांसमिशन होता है जिसमें अपलिंकिंग होती है, एम्प्लीफिकेशन होता है डेटा का, बढ़ा उसका उसका साउंड को बढ़ाना या उसके पावर को बढ़ाना, एम्प्लीफिकेशन, या कन्वर्जन या उसको कन्वर्ट करना डाउन लिंकिंग के लिए, नीचे वापस लिंक करने के लिए किसी भी सिग्नल को। और उसमें शामिल है केबल, ऑप्टिकल फाइबर या किसी भी और सिमिलर टेक्नोलॉजी के द्वारा अगर वो ट्रांसमिशन किया जाता है, चाहे वो सैटेलाइट के द्वारा किया जा रहा है, चाहे केबल के द्वारा किया जा रहा है, चाहे ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा किया जा रहा है, या किसी भी और सिमिलर टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जा रहा है, वेदर और नॉट सच प्रोसेस सीक्रेट, भले ही वो कोई सीक्रेट प्रोसेस नहीं भी हो। तो ऊपर चूंकि वर्ड जहां पर प्रोसेस यूज किया गया था वहां ऐसे लग रहा था कि केवल वो सीक्रेट प्रोसेस के लिए है, लेकिन जहां पर कोई ट्रांसमिशन सैटेलाइट केबल या ऑप्टिकल फाइबर या किसी सिमिलर टेक्नोलॉजी से किया जाता है, भले ही वो प्रोसेस सीक्रेट नहीं है तो भी वो प्रोसेस की परिभाषा में शामिल होगा। सो with that we come to the end of today's lecture, because we are going to cover fees for technical services। ये बहुत important part है section 9 का, and that we will cover in tomorrow's lecture। और उसके अलावा कुछ स्पष्टीकरण और भी अगर होंगे तो वो भी हम कल के लेक्चर में देंगे, और इससे संबंधित जो कनेक्टेड रूल्स हैं वो भी हम उसमें हम कवर करेंगे। सो प्लीज स्टैंड बाय फॉर
our next lecture for tomorrow. उसके लिए उसमें हम लोग fees for technical services cover करेंगे, and that will be done tomorrow at 10 a.m. So with that, we come to the end of today's lecture, and please stop the recording. The recording may be stopped. The recording may be stopped. And this test should be opened.